अब जब हम लोग ये रूल पढ़ने लगे तो यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपीज की फीस है और फॉर एवरी 1 लाख रुपीज ऑफ टैक्स 1,000 रुपीज देना होगा। टैक्स का आईटीसी इन्वॉल्व और डिफरेंस इन टैक्स और आईटीसी क्रेडिट इन्वॉल्व और द अमाउंट ऑफ फाइन फी और पेनल्टी डिटरमिन्ड। इसका अगर सिर्फ पेनल्टी भी लगाई गई है 3,700 करोड़ की मान लीजिए पेनल्टी लगाई गई है। Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है और हम लोग लास्ट सेशन में फीस टू अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार हम लोग दोबारा देख लेते हैं ये क्या है हमने डिस्कस किया, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। इंस्टीट्यूशन ऑफ अपील्स प्रोसीजर रूल 18 है, फाइलिंग ऑफ अपील। वो कह रहा है कि जीएसटी 80 के ऑनलाइन पोर्टल में जाके आप फाइल करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एपीएल 05 हमें क्या यहाँ नजर आएगा और डिपार्टमेंट फाइल करेगा एपीएल 07। तो ये gst.gov.in में एपीएल 05 हमें नजर नहीं आया है ना सर? वो अब आएगा ना, जब इसका से शूट हो गया तो अब आएगा। नहीं, वो नजर आएगा आपको जीएसटी 80 पोर्टल में। हाँ, वो वाला .gst पोर्टल है उसमें नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अब ये जो नया पोर्टल बनाया है जिसपे हम अपील करेंगे इसमें नजर आएगा। हाँ, तो इसका मतलब एपीएल 04 के अगेंस्ट जब लोग रेफरेंस ले रहे हैं वो रेफरेंस नंबर भी इसके साथ वो अटैच करेंगे तभी तो पॉसिबल है। हो सकता हो कि इंटरलिंकिंग अंदर से रखे हो ऑर्डर को। हाँ, कुछ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो फंसे थे वो ये 2 और 3 में बहुत टाइम लग गया। इसमें लिखा हुआ था सब रूल 2 में लिखा हुआ था नॉट विस्टैंडिंग द नंबर ऑफ शो कॉज नोटिस, रिफंड क्लेम्स और डिमांड्स, number of demands, letters, declaration dealt within the decision or order appeal, it shall suffice for purposes of these rules that the appellant files one appeal in prescribed form against the order or decision of the appellate authority along with such number of copies thereof as provided in sub rule 21। जो गलत लिखा हुआ sub rule 3, ये बात ही नहीं समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ है। तो इसके बाद इसको हम लोग छोड़ के अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। इन केसेस वेयर ये पढ़ते हैं वेयर इम्प्यून्ड ऑर्डर इन अपील हैज बीन पास। तो इसका हमने एक टेबल बना लिया। ऑर्डर इन ओरिजिनल डीआरसी 07 अगर 4 सेपरेट ऑर्डर फॉर डिफरेंट पीरियड्स है और ऑर्डर इन अपील में ऑर्डर इन अपील यानी कि एपीएल 04 में 1 कंबाइंड ऑर्डर फॉर डिफरेंट पीरियड है तो ये जीएसटी 80 में आपको 4 डिफरेंट अपील फाइल करनी पड़ेगी एज पर ओआईओ ऑर्डर इन ओरिजिनल डीआरसी 07 यानी कि समरी आपको देखना है। मतलब डीआरसी 07 अगर 4 अलग अलग हैं, भले ऑर्डर कंबाइन हो एक ही में, तो भी अपने को 4 सेपरेट अपील करनी पड़ेगी। इसको डीआरसी 07 4 है। समरी लिख देता हूं, है ना। हाँ, कारण ये है डिटेल्ड एक ही होता है। हाँ, क्या तो डीआरसी 04 डिटेल जब जनरेट होगी तो उसके 4 रेफरेंस नंबर अलग से आएंगे। नहीं, कारण बता रहे थे आप, क्या कारण है? क्यों कारण बता तो रहा हूँ कि इसमें ऑर्डर भले एक हो, कंबाइन हो, लेकिन डीआरसी वो 4 जनरेट करेगा अलग अलग साल की। इसका मतलब ये हो गया जीएसटी 80 में जब हम लोग एपीएल 05 फाइल कर रहे होंगे तो क्या जीएसटी 80 जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो पोर्टल है, जीएसटी 80 पोर्टल शॉर्ट में बोलता हूं, जीएसटी 80 पोर्टल हमें डीआरसी 07 का रेफरेंस देगा या बिल्कुल देगा 04 का रेफरेंस देगा? दोनों देगा। 4 में रेफरेंस नहीं होता, डीआरसी 07 का रेफरेंस देगा। एपीएल 04 का रेफरेंस नहीं होता है? नहीं होता है, बट वो डिमांड क्रिएट होती है डीआरसी 07 से ही ना सर। तो वो अपडेट करते हैं एपीएल 04 में जाकर कि कितनी डिमांड क्रिएट है, कितनी डिमांड रह गई। अच्छा, ये पढ़ते हैं 1 combined order for different periods also called bunching of orders 4 और अब क्या हुआ कि डीआरसी 07 तो एक ही आया, इन एपीएल 04 4 दिए फॉर डिफरेंट पीरियड्स, 4 सेपरेट ऑर्डर रिलेटिंग टू डिफरेंट पीरियड्स, अनबंचिंग ऑफ ऑर्डर फॉर डिफरेंट पीरियड्स। मैंने कारण बताया था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है सेक्शन 128A के कारण आपको अलग अलग करना पड़ेगा ताकि वो स्कीम का फायदा उठा सके। 17, 18, 18, 19, 19। सर, इसमें तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि डीआरसी 07 आपको सेपरेट देना पड़ेगा, अलग अलग आप नहीं दे सकते। राजेश जी, आप कहाँ चले गए? यहीं रहिए, यहीं। अब इस केस में 4 सेपरेट अपील। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from.
Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. जाएगा या एक अपील जाएगा। अब यहाँ पर वी नीड टू फाइल 4 सेपरेट अपील्स अगेन विथ रेफरेंस ऑफ APL 04। यहाँ भी आप बंचिंग नहीं कर रहे, देखिए, क्योंकि ये चीज यहाँ पर रूल में नहीं लिखी हुई है। इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर इन अपील हैज बीन पास विद रेफरेंस टू मोर देन 1 ऑर्डर इन ओरिजिनल। द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर अपील एज पर द रूल शैल बी as many as number of the orders in original to which case relates in so far as the appellate is concerned। तो ये जो है ये रेफरेंस है रूल 18 सब रूल 3 सब रूल A का। इसका आप रेफरेंस नहीं मिलेगा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे नहीं पता हम लोग, लेकिन इसका रेफरेंस मिल रहा है। 1 ऑर्डर फॉर 3 डिफरेंट पर्सन, कंपनी के ऊपर एक ऑर्डर है, डायरेक्टर 1 डायरेक्टर 2। तो APL 0 जब ऑर्डर एंड अपील में भी जा रहे हैं तो 3 सेपरेट अपील आप फाइल कर रहे हैं, 3 सेपरेट ऑर्डर भी आ रहा है, सेपरेट ऑर्डर अगेंस्ट कंपनी, अगेंस्ट डायरेक्टर 1, अगेंस्ट डायरेक्टर 2। आपको भी यहां पर 3 सेपरेट अपील फाइल करनी है, 3 सेपरेट ऑर्डर्स, सेपरेट ऑर्डर अगेंस्ट कंपनी दिस। और ये कहां से आ रहा है? आपका आ रहा है इस क्लॉज से भी। इसका कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसका करें क्या? इसका मतलब ये हो गया कि APL 04 को महत्व दे रहा है और DRC 07 को नहीं दे रहा। यहां पर कह रहा है ऑर्डर इन ओरिजिनल के बेसिस पे। ये हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। क्या यहाँ पर क्या है, एक अपील फाइल करेंगे या 4 सेपरेट अपील फाइल करेंगे? चलिए, तो ये एक क्वेश्चन मार्क रह गया। तो ये विजुलाइज हुआ नहीं है, 2 ही चीज विजुलाइज हुए, ये चीज विजुलाइज हुई नहीं। फिर डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सब कंटेंट्स ऑफ द अपील फॉर्म, ये सब हमने डिजाइनिंग बता दिया था, डबल स्पेस A4 साइज पेपर में एग्जांपल दे के हमने बता दिया है। और 1 साइडेड प्रिंटेड होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि 2 साइड प्रिंटेड हो सकता है? क्या होता है हाई कोर्ट में 1 साइडेड प्रिंटेड होता है या 2 साइडेड प्रिंटेड होता है? 1 साइडेड प्रिंटेड होता है। लिख दूं? 1 साइडेड ही होता है। ये इन्होंने लिखा नहीं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अकम्पनी फॉर्म और appeal. Every form of appeal required to be heard by the appellate shall be accompanied by certified copy of the order appealed against। तो ये certified copy के भी हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया। अब अगर GST के पोर्टल पे ऑलरेडी ऑर्डर अपलोडेड है, why they need the certified copy? तो एक सवाल है, लेकिन हम लोग, मैंने कहीं पढ़ा जरूर है कि जरूरत नहीं है सर्टिफाइड की, नहीं, लेकिन मुझे मिल क्यों नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर्टिफाइड तब चाहिए जब मैनुअल ऑर्डर जारी हुआ। ये देखिए सर्टिफाइड कॉपी मीन्स द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द ऑर्डर। ये देखिए लिखा हुआ ना, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द ऑर्डर और द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय द पार्टी और ए कॉपी देयर ऑफ ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट और a copy duly authenticated by authorized representative of the appellant or respondent। इसको हम लोग वहां पेस्ट कर देते हैं। सर्टिफाइड कॉपी यहाँ आ गया, सेक्शन 2, ठीक है, तो टैलिक कर देते हैं। सर्टिफाइड कॉपी मीन्स द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द ऑर्डर और द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय द पार्टी और ए कॉपी देयर ऑफ ड्यूली ऑथेंटिकेटेड। ये सर्टिफाइड कॉपी ओरिजिनल कॉपी ऑफ द ऑर्डर है, उसके बावजूद उसको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा क्या? और ओरिजिनल कॉपी क्या होता है? वो जो पोर्टल में अपलोड करता है डिपार्टमेंट, वो भी स्कैन कॉपी अपलोड करता है, डिजिटली सिग्नेचर से वो वेरीफाइड करता है सर। स्कैन अगर वो डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाइड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर मैनुअल सिग्नेचर से है और आजकल कलर्ड स्कैन हो रहा है, तो हाउ विल दे नो कि दिस इज ओरिजिनल कॉपी और नॉट? तो क्या ओरिजिनल कॉपी का मतलब डिजिटल? मैंने कहीं ये पढ़ा था कि अगर ऑर्डर पोर्टल पे नहीं है, मैनुअल जारी हुआ है जैसा कि सेंट्रल में होता है, तब सर्टिफाइड कॉपी उसकी लगेगी। अदरवाइज पोर्टल उपलब्ध है तो सर्टिफाइड कॉपी अपने आप मानी जाएगी। चलिए, ये बात भी हम लोग मान लेते हैं कि अगर इफ इट इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल देन यू नीड नॉट प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका डेफिनेशन मैं बार बार पढ़ता हूं, ये सिंपली लिख रहा है सर्टिफाइड कॉपी मीन्स द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द ऑर्डर। मैंने यहां लिख दिया डिजिटली साइन और द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय द पार्टी और ए कॉपी देयर ऑफ ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट और ए कॉपी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अपीलेंट और द रेस्पोंडेंट। मैं ओरिजिनल कॉपी, इफ यू आर सेइंग दैट ओरिजिनल कॉपी इफ अपलोडेड ऑन द पोर्टल, तो उसको सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है राजा जी। सर कहीं है, सर
कोर्ट में भी ना वो सेटिस्फाइड मांगते हैं रिट के टाइम में, पोर्टल क्या? नहीं एक्सेप्ट, कोर्ट में, हाई कोर्ट में सेटिस्फाइड कॉपी ही मांगते हैं, ऑनलाइन वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो चुका है मेरा इलाहाबाद में और रांची में, ओ डिफेक्ट में चला गया, डिफेक्ट मूव करने के लिए फिर सेटिस्फाइड कॉपी निकाल, लेकिन पटना हाई कोर्ट में ना पोर्टल वाला ही एक्सेप्ट हो गया था। लेकिन उमेश जी, मेरे ही केस में पटना है, यहाँ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने उसी को मान लिया, एक नहीं चार चार में। जैसे पटना में मान लिया, पटना में नहीं नहीं देखा। नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरा ही ऑर्डर हुआ है। लेकिन इस बार हमको वो बोले कपूर जी की नहीं सेटिस्फाइड कॉपी चाहिए। उन्होंने जवाब नहीं लगाया वो प्रैक्टिस की, तो वो मान लेते। मैं कल दे दूंगा वो कहाँ लिख के आया था, शायद उसका सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, सर्कुलर जारी हुआ था, कुछ हुआ था। और सर्टिफाई करना कैसे है? तो सेल्फ सर्टिफाइड है ना सर। हाँ, लिंक करेगा कैसे? कुछ तो लिखागा, साइन एंड वेरीफाइड बाय द appellant shall certify as true copy of the documents। ये कौन सा है? रूल 20 सब रूल 3 में, अच्छा ऊपर ही है, सर्टिफाइड कॉपी। और पढ़ लेते हैं एक बार, सर्टिफाई एज, ये रूल 20 है 81, रूल 20 के अकॉर्डिंग ही सर्टिफाई होगा। तो सर्टिफाई हो कैसे रहा है? रूल 20 के अकॉर्डिंग। कहाँ गया? एवरी ओरिजिनल कॉपी ऑफ द ऑर्डर शुड बी सर्टिफाइड एज ट्रू कॉपी which is signed and verified by the appellant or applicant। Refer to and rule 20 sub rule 3। अब देखिए, certified copy means the original copy of the order or the document received by the party or a copy thereof duly authenticated by the concerned department। देखिए, original copy of the order or a copy duly authenticated by the authorized representative of the appellant or respondent। What is certified copy? Whether uploaded on the portal is a certified copy, or digitally signed copy is a certified copy, or manually signed copy is a certified copy, or none of the aforesaid। Every original copy of the order should be certified as true copy, which is signed and verified by the appellant or applicant, or as per section, which is signed and verified as per section 2 subsection F। सेक्शन क्यों लिख दिया? रूल है ना। क्या कहते हैं? अब हम लोग आते हैं फीस पे, आ गए हम लोग। ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिसीजन ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट अलोंग विद फीस एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 5 ऑफ रूल 110 ऑफ the rules का मतलब CGST rules shall be submitted online and the final and a final acknowledgement shall be issued। इसके बाद लैंग्वेज ही गड़बड़ है, issued in the rules by issued by the GST portal shall be issued by the GST 80 portal। ये नहीं समझ में आया। अब जब हम लोग ये रूल पढ़ने लगे तो यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपीज की फीस है, और फॉर एवरी 1 लाख रुपीज ऑफ टैक्स 1,000 रुपीज देना होगा। टैक्स का आईटीसी इन्वॉल्व और डिफरेंस इन टैक्स और आईटीसी क्रेडिट इन्वॉल्व और द अमाउंट ऑफ फाइन फी और पेनल्टी डिटरमिन्ड। इसके अलावा अगर सिर्फ पेनल्टी भी लगाई गई है 3700 करोड़ की, मान लीजिए पेनल्टी लगाई गई है, अच्छा चलिए मैक्सिमम 25,000 ही है, तो उसके ऊपर भी आपको फीस देनी पड़ रही है। हमने एक एग्जांपल लिया, provided that the fees for filing of an appeal in respect of an order not involving any demand of tax, interest, fine, यानी कि cancellation of registration का है, तो भी मिनिमम 5,000 रुपीज है। तो आईजीएसटी का मान लीजिए 10 करोड़ है, तो मैक्सिमम फाइन 25,000 सीजीएसटी, और ये जो फीस है इट इज पर टैक्स। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सेस का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, और हमने इसको 40,000 रुपीज कैलकुलेट किया है। राजेश जी क्या लग रहा है आपको? जैसे 1 लाख रुपए की अगर कोई डिमांड है तो 1,000 देना है, ठीक। उसकी एक लिमिट उन्होंने लगा रखी है कि अगर वो इतने तक है तो आपको इतना देना है। देखिए, मिनिमम 5,000 के कारण ये फीस बहुत ज्यादा हो गई है। मान लीजिए कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में भी उसको मिनिमम 5,000 देना है, तो इससे अच्छा तो अफसर को वो घूस दे देगा वो। ये मिनिमम पहले था भी नहीं। और आपसे एक सवाल है कि ये जो 5,000 रुपया पर एक्ट की फीस है या टोटल इसको मिला के 5,000 होनी चाहिए? ये टोटल मिला के होनी चाहिए, पर एक्ट की नहीं होगी। पर एक्ट की नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है कि पर एक्ट की होनी चाहिए। क्यों, मैं बताता हूं। यहाँ पर रूल का मतलब हमने पढ़ा था सीजीएसटी रूल, एसजीएसटी रूल्स, रूल्स में सीजीएसटी रूल्स, एसजीएसटी रूल्स, एसजीएसटी रूल्स, यूटीजीएसटी रूल्स। ना मुझे एक चीज बताइए, क्या एसजीएसटी रूल में भी जीएसटी 80 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। अच्छा, तो एक बार देख लेते हैं जीएसटी में क्या जीएसटी 80 के प्रोविजंस है या नहीं है। निश्चित होंगे, नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर भी देख लेता हूँ, नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो यूटी जीएसटी रूल्स लिखते क्यों? नहीं है सर, नहीं बन रहा है। कारण ये है कि एक मेंबर स्टेट का रहेगा, एक मेंबर ट्रिब्यूनल का, उसका सेंट्रल का रहेगा इसमें। अच्छा, एक बार देखते तो हैं। हाँ,
अब आप कहेंगे एसजीएसटी एक्ट में आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन नहीं मिलेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो होगा ही होगा। सॉरी, मुझे अपील्स एंड रिवीजन 107, 108, 109 ये रहा अपीलेट ट्रिब्यूनल, कैसे नहीं होगा? सब होगा। 111 और इसमें फीस का भी देख लेते हैं। अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर प्रोसीजर आ जाएगा, ऑर्डर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर प्रोसीजर कहाँ गया? अपील्स 112, 111 है क्या प्रोसीजर? 111, 112, 113, 114 सब चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं। अब रूल्स देख लेते हैं आपके साथ। 110 पर वैसे इसमें एसजीएसटी में होंगी सारी चीजें सेम ही, क्योंकि सपोज अगर हमारा एसजीएसटी में ही डिमांड है तो फिर तो ऐसे हम ट्रिब्यूनल में जा ही नहीं पाएंगे, वो कहीं सीजीएसटी में। ये रहा, ये पुराना है, इन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन फीस है इसमें, नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में 580 बन रहा है, ठीक, पूरे उत्तर प्रदेश में 580 बन रहा है, और उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सेंट्रल के कि स्टेट के अलग अलग, इसका मतलब 1080 हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है राजेश जी, दो ही बेंच है, एक प्रिंसिपल बेंच है और एक स्टेट बेंच है। तो अपने यहाँ तो 5 ही बन रहे हैं ना टोटल? 3 बन प्रिंसिपल रहे हैं एक। राजेश जी। रूल्स में आइए, रूल्स में लिखा हुआ है ना, और फिर वो बेंच तो मान लीजिए 3 बन रहा है या 5 बन रहा है, आपको पर एक्ट ये फीस डिटरमाइन हो रही। सेस में मुझे लग नहीं रहा सेस की फीस ये हमने सही कैलकुलेट की या नहीं की, वो एक बार हम लोग दोबारा चेक। पता नहीं कहाँ है, अभी मन गवाही नहीं दे रहा। सेस के बारे में, सेस का एक्ट नहीं लिखा क्या हमने? चलिए सेस का देखना होगा। तो हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, ये फीस तक, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं अब हम लोग। द प्रेसिडेंट में फर्दर डायरेक्ट दैट इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड अंडर दिस रूल्स, नॉन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द रजिस्ट्रार और एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर वुड बी competent to return the specified documents or set of documents and to receive the same back only after rectification of defects to the satisfaction of the registrar or any other authorized officer or the bench, as the case may be, and on the return the case may be assigned a new number. The appellate tribunal may its own motion direct the preparation of as many copies as may be required of all the relevant documents, including relied upon documents, by and at the cost of the appellant, as many copies, और उसका पैसा कौन भरेगा? कॉस्ट ऑफ द appellant भरेगा। तो ये पैसा से क्या करेंगे? ये मिनिमम 5,000 तो ले ही रहे हैं वो। कंटेनिंग कॉपीज ऑफ सच स्टेटमेंट्स, पेपर्स और डॉक्यूमेंट एज इट में कंसिडर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द अपील। President may by a general or special order allow attestation of the documents filed along with appeal or application or as a part of the relevant document including relied upon documents or otherwise by gazetted officer or such other person as may be authorized by the president to attest or certify such documents or photocopies thereof. अच्छा, जो number of copies बनेंगी वो भी certify होंगी, attest होंगे। All relevant documents including relied upon documents shall be clearly legible, duly paged, indexed and tagged formally. जैसे हाई कोर्ट में सारे पन्ने साइंड होते हैं पार्टी के, वही सेम है यहाँ भी। ठीक बात, मतलब 75% प्रोसीजर उसने ले लिया हाई कोर्ट का। हाँ, एंडोर्स। ये जो फीस है सर, केस हार जाएंगे तो नहीं मिलेगा? केस हार जाएंगे तो फीस वापस नहीं मिलेगा। ठीक बात, नहीं मिलेगा। और जीतेंगे तो मिलेगा सर रिफंड? ना 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 ना, फिर भी नहीं मिलेगा। फिर भी नहीं मिलेगा? फीस है, टिकट है अंदर घुसने की। कोर्ट फीस मतलब एक तरह से समझ लो। हाँ, कोर्ट फीस। एंडोर्समेंट एंड वेरिफिकेशन at the foot of every appeal or pleading along with all the relevant document including relied upon document there shall appear the name and signature of the authorized representative. बताइए, at the foot of every appeal with all the relevant documents including relied upon documents there shall appear the name and signature of the authorized representative. तो मान लीजिए 500 पेज का है, एंड एवरी अपील और प्लीडिंग शैल बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय द पार्टी कंसर्न्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दीज रूल्स। तो हर पेज पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपना नाम और सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर का ही आता है, नाम का तो नहीं आता है। हाई कोर्ट में भी नहीं है। तो ये क्या रबर स्टाम्प और सिग्नेचर ये चलेगा? नहीं, स्टैम्प तो नहीं लगता हाई कोर्ट में भी सर, केवल सिग्नेचर हर पन्ने पे जरूर लगता है। नाम भी बोल रहा है, चलिए नाम का स्टाम्प लगा देगा, सिग्नेचर करता रहेगा और क्या। एंड एवरी अपील एंड शैल बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय द पार्टी कंसर्न इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दीज रूल्स
यानी कोई एक पेज अपील का, यानी कि APL 05 बेसिकली साइंड एंड वेरीफाइड बाय द पार्टी होगा। APL 05 अज्यूम कर लूं एट द फुट ऑफ एवरी अपील। APL 05 में पार्टी का भी, APL 05 का एक बार फॉर्मेट देखते हैं कौन साइन कर रहा है। APL 05 नेम ऑफ द एप्लीकेंट, डेजिग्नेशन, एप्लीकेंट क्यों लिख रहा है? अपील दाखिल करेगा वही Applicant sign करेगा। वही अपील। मतलब डिपार्टमेंट फाइल करता है तो एप्लीकेंट लिखे, जब पार्टी फाइल कर रहा है तो अपेलेंट लिख देता है, क्योंकि अब तो निश्चित अपेलेंट ही है। चलिए, तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन साइन, मतलब साइन वेरीफाइड और पार्टी मैं मान के चल रहा हूं ये APL 05 की बात कर रहा है। APL 05 के साथ जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो उसमें ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ही साइन करेगा। अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो खुद अगर कंपनी है तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या तो उसका एम्प्लॉय होगा या कोई लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या कोई GST प्रैक्टिशनर भी हो सकता है। चलिए, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब तो बहुत आसान हो गया ट्रांसलेशन करना। ए डॉक्यूमेंट अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी रिसीव्ड बाय द रजिस्ट्री अकम्पेनिड बाय ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश। अब ये ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश वेरीफाई कैसे होगा? Which is agreed to by both the parties or certified to be a true translated copy by the authorized representative engage on behalf of the parties in this case। अब देखिए, ट्रांसलेशन के लिए both the parties should agree, तब जाके both the parties should agree that they will appoint Mr. A as an authorized representative to make it a certified true translated copy। Appeal or other proceedings shall not be set down for hearing until unless all parties confirm that all documents filed on which they intend to rely are in English or have been translated into English and required number of copies are filed with the appellate tribunal। तो आपको ये करना क्या होगा, यहाँ पर जितने भी एविडेंस है, मान लिया आप GST 2A के बेसिस पे चैलेंज कर रहे हो तो 2A डाउनलोडेड होना चाहिए और वो फाइल होना चाहिए। अगर कोई फेक इनवॉइस के केस में एवरी ई-वे बिल शुड बी अटैच, तो हो सकता है 3,000 4,000 पेज का बने डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। चलिए, एंडोर्समेंट एंड स्क्रूटनी ऑफ पिटिशन और अपील और डॉक्यूमेंट। इफ ऑन स्क्रूटनी द अपील application or any other document is found to be defective, such document after notice to the party be returned for compliance. If there is a failure to comply within 7 working days from the date of return, the same shall be placed before the registrar who may pass appropriate orders. If on scrutiny the appeal application or any other document is found to be defective, such document shall after notice to the party be returned for compliance. If there is a failure to comply within 7 working days from the date of return, the same shall be placed before the registrar who may pass appropriate orders। क्या रिजेक्ट कर देगा? अच्छा, यहाँ लिखा हुआ सब रूल 2 में, the registrar may for sufficient cause return the said document for rectification or amendment to the party filing the same, and for this purpose may allow the party concerned such reasonable time as he may consider necessary or extend the time for compliance in any case not exceeding 30 days from the date of filing of the said documents। डिफेक्टिव अपील हुई क्या सर ये? अब इसमें ये सोचना होगा कि मान लीजिए अपील का टाइम लास्ट डे था 3 मंथ एक्सपायर होने के बाद आज के दिन, और आपने आज ही के दिन फाइल कर दिया, फिर वहां से डिफेक्ट आ गया जिसको आपने 7 दिन के अंदर डिफेक्ट को ठीक नहीं किया, आपको रिटर्न कर दिया, नया नंबर अगर आपको दे देता है तो क्या वो उसके लिए अब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का भी एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा? कंडोनेशन ऑफ डिले तब लगाया जाता है जब मूल याचिका जो फाइल करने की डेट है वो समय बीतने के बाद ही हो, तब मूल याचिका तो आप टाइम से ही है। नहीं, मूल याचिका डिफेक्टिव होके मेरे को रिटर्न कर दिया गया, डिफेक्टिव अलग चीज है, वो डिफेक्टिव अलग चीज, लेकिन मूल याचिका तो वही डेट है। नहीं, आप समझे नहीं। जब यहाँ पर हमने कहा द प्रेसिडेंट, ये कौन सा रूल है? रूल 21, ये कह रहा है कि and receive the same back only after rectification of defect or he may return the case may be assigned a new number। अच्छा, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर न्यू नंबर असाइन हो जाता है तो नंबर का मतलब ये थोड़ी कि अपील नहीं हो गई, तो अपील डिले नहीं मानेंगे। नहीं, अपील डिले क्यों मानेंगे? रेक्टिफिकेशन हमको जब ठीक कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ठीक कर दिए, रेक्टिफिकेशन किस चीज का मैंने ठीक किया? ओरिजिनल का ही तो किया। हाँ, ओरिजिनल का ही किया, तो फिर ओके। अच्छा, दूसरी तरह से पूछता हूँ, ठीक है, मैं मान गया, वो इनकम टैक्स में भी एक केस है कि आप रिटर्न फाइल करते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, रिवाइज रिटर्न
का जो डेट है वो ओरिजिनल रिटर्न का ही डेट माना जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको 7 दिन का टाइम दिया गया, 30 दिन का टाइम दिया गया, 30 दिन भी एक्सपायर हो गया, आप उस डिफेक्ट को रिमूव नहीं कर पाए, तो क्या अब नया नंबर जो मिलेगा आपको उसको हम लोग आफ्टर द एक्सपायरी है तो उसको हम लोग मानेंगे कि ये आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम अपील हैज बीन फाइल्ड? तब तो आफ्टर द टाइम ही माना जाएगा, हाँ वही कह रहा हूँ। क्योंकि जो समय उसने दिया वो भी बीत गया। हाँ उसके बाद तो फिर डिले कंडोनेशन लगाना पड़ेगा, किस कारण मुझे डिले हुआ। करेक्ट। इसका मतलब वो ट्रिब्यूनल सर एक कोई नया नंबर देगा पंजीकृत करने के लिए। यस। भाई अपील जब दाखिल हो जाएगी सर तो वो एक नंबर अलॉट कर देगा, हाँ इस अपील नंबर पे ये आपकी अपील आई इस डेट में, फिर उसके बाद होगा। करेक्ट करेक्ट। अच्छा देखिए, वेयर द पार्टी फेल्स टू टेक एनी स्टेप फॉर द रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट विद इन द टाइम फिक्स फॉर द सेम, the registrar may, for reasons to be recorded in writing, decline to register the appeal of pleading or document. Party fails. जैसे party fail हुआ, registrar will decline. Where after personal hearing, registrar is not satisfied with the steps taken by the party for removal of defect, he shall list the same with defects for hearing before the appropriate bench of the tribunal, and the bench may, after hearing the party, accept to register the appeal or may in its discretion reject the said appeal. Oh, यानी कि आपका डिफेक्ट अपील भी लिस्ट होगा, एक्सेप्ट टू रजिस्टर द अपील और रिजेक्ट द सेड अपील। तो रजिस्ट्रार डज नॉट हैव द पावर टू रिजेक्ट। नो, आफ्टर द हियरिंग रजिस्ट्रार बेसिकली दो तरह का डॉक्यूमेंट बनाएगा। एक वो डॉक्यूमेंट जहां पर देयर इज नो डिफेक्ट और उसको, और दूसरा वो अपील जिसमें डिफेक्ट है, दोनों ही लिस्ट हों। सर अगर विद इन टाइम वो करा देता है हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 30 डेज निकल जाते हैं तो अथॉरिटी को ही पावर है। हाँ, फिर रजिस्ट्रार को ही पावर है। सर एक अभी हम CNBC का जैसे देख रहे थे तो जो फीस है वहां पर हाँ। 5 रुपए पर पेज फॉर सर्टिफाइड कॉपीज फॉर नॉन पार्टीज, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, ऐसा है क्या इसमें? अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ने पे पता लगेगा, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। मतलब नहीं, ये जो बैक अभी फी वाला गया है। नहीं फीस वाले में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आप इंस्पेक्शन करने जाएंगे और आप कहते हैं मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दो, तब वो पैसे मांगेंगे। अच्छा, पर पेज का भी अलग से मांगेंगे? हाँ, तब वो पैसे मांग सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.